दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल विधिक ज्ञान विद अभिलाष कोर्स पर। मानव अधिकार के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय अभिसरण, इंटरनेशनल कन्वेंशन। क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है मानव अधिकार को लागू करने के लिए, मानव अधिकार के नियमों को बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए आज हम इनके बारे में जानते हैं और बिना समय विलंब करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय हैं उनके लिए मेरे द्वारा विस्तार में समझाने का प्रयास आप सभी को किया गया है। पहले मोटे मोटे रूप में हम समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय एक प्रकार का औपचारिक समझौता या संधि है जो दो या दो से अधिक देशों या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच संपन्न होता है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक प्रमुख स्रोत है। सरल शब्दों में, जब कई देश मिलकर किसी विशिष्ट समय जैसे मानवाधिकार, पर्यावरण या व्यापार पर सामान्य नियम बनाते हैं और उनका पालन करने के लिए सहमत होते हैं तो उसे अभिसमय कहा जाता है। इसकी एक परिभाषा के रूप में मैं समझाया है, वो भी समझ लीजिए। मुख्य परिभाषा क्या है इसकी? अंतर्राष्ट्रीय विधि, इंटरनेशनल लॉ के अनुसार अभिसमय एक बहुपक्षीय संधि है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए सामान्य नियम स्थापित करना होता है। अभिसमय की प्रमुख विशेषताएं हैं, उनके बारे में भी जानते हैं। बहुपक्षीय प्रकृति, सामान्यतः इसमें कई देश शामिल होते हैं। लिखित दस्तावेज, यह एक औपचारिक और लिखित दस्तावेज होता है। बाध्यकार शक्ति, जब कोई देश किसी अभिसमय की पुष्टि कर देता है तो वह उसके नियमों को मानने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हो जाता है। वैश्विक मानक, इसका उद्देश्य पूरी दुनिया या किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए मानक तय करना होता है। अभिसमय और संधि में अंतर क्या है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो अभिसमय और जो संधियां हैं वो एक जैसी प्रतीत होती हैं। ऐसा नहीं है, उनमें अंतर है, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। दायरा, एक द्विपक्षीय दो देशों के बीच या बहुपक्षीय हो सकती है जो संधि है। और जो अभिसमय है यह प्राय बहुपक्षीय कई देशों के बीच ही होती है। मतलब एक देश या दो देश के बीच में नहीं, हमेशा ज़्यादातर इसमें अधिक देश होते हैं, कई देश होते हैं, मतलब दो से अधिक देश होते हैं। विषय, संधि का क्या विषय है? अक्सर विशिष्ट राजनीति या सैन्य समझौतों के लिए उपयोग होती है जो संधि है। और जो अभिसमय है यह तकनीकी, सामाजिक या मानवाधिकार जैसे वैश्विक मुद्दों पर केंद्रित होती है। उदाहरण से जो संधि होती है उनके बारे में उदाहरण समझ लेते हैं, जैसे भारत चीन सीमा संधि। और अभिसमय, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार अभिसमय। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के उदाहरण हैं जिनके बारे में हम समझते हैं, जो अभिसमय हुए हैं प्रमुख रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भिन्न भिन्न देशों के समक्ष या भिन्न देशों के लिए मानने के लिए बाध्यकारी नियम जो हुए हैं उनके लिए हम जानते हैं। दुनिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई महत्वपूर्ण अभिसमय बनाए गए हैं, जैसे वियना अभिसमय 1961, यह राजनयिक संबंध और दूतावासों के नियमों से संबंधित है। जेनेवा अभिसमय, यह युद्ध के दौरान घायलों और कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार के लिए नियम तय करता है। रामसर अभिसमय, यह आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए एक वैश्विक समझौता है। बाल अधिकार अभिसमय, बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए इसे किया गया है। यह अभिसमय यह कैसे लागू होता है? किसी भी अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय को लागू करने की प्रक्रिया सामान्यतः 3 चरणों में होती है। सबसे पहला चरण है हस्ताक्षर, देश अपनी सहमति व्यक्त करता है। अनुसमर्थन, देश की संसद या सरकार उसे अपने घरेलू कानून के रूप में स्वीकार करती है। प्रवर्तन, एक निश्चित संख्या में देशों के शामिल होने के बाद वह नियम लागू हो जाता है। और ये यहीं अभिसमय की परिभाषा और जो अभिसमय के बारे में था वो यहीं समाप्त होता है। अब हम कुछ जो मुख्य अभिसमय हैं जो भारत में भी लागू होते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर जो अभिसमय हैं उनके बारे में हम जानते हैं। विवाहित महिलाओं के लिए राष्ट्रीयता का अभिसमय, कन्वेंशन ऑफ द नेशनलिटी ऑफ मैरिड वुमेन, विवाहित महिलाओं की राष्ट्रीयता पर अभिसमय, जिसे 1957 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में एक मील का पत्थर है। इस अभिसमय से पहले कई देशों में यह नियम था कि यदि कोई महिला किसी विदेशी
से विवाह करती थी तो वह अपनी राष्ट्रीयता खो देती थी और उसे अपने पति की राष्ट्रीयता अपनानी पड़ती थी। यह अभिसमय इसी भेदभाव को समाप्त करने के लिए लाया गया। अभिसमय के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। इस संधि का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी महिला की राष्ट्रीयता उसके विवाह विच्छेद या पति द्वारा राष्ट्रीयता बदलने पर स्वचालित रूप से प्रभावित ना हो। यह महिलाओं को एक स्वतंत्र कानूनी पहचान प्रदान करता है। इसके प्रमुख प्रावधान हैं, उनके बारे में जानते हैं। इस अभिसमय के 3 मुख्य स्तंभ अनुच्छेद निम्नलिखित हैं, उनके बारे में जान लीजिए। वो क्या क्या है? विवाह का राष्ट्रीयता पर कोई प्रभाव नहीं। अनुच्छेद 1 कहता है किसी देश का नागरिक यदि किसी विदेशी से विवाह करता है या विवाह का विच्छेद होता है तो इससे महिला की राष्ट्रीयता पर कोई स्वचालित प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह अपनी मर्जी के बिना अपनी नागरिकता नहीं खोएगी। और दूसरा बिंदु है, उसके बारे में जानते हैं। पति द्वारा नागरिकता बदलने का प्रभाव। अनुच्छेद 2 कहता है यदि विवाह के दौरान पति अपनी राष्ट्रीयता बदल लेता है या किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो पत्नी को उसके साथ अपनी नागरिकता बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। वह अपनी मूल राष्ट्रीयता बनाए रखने का अधिकार रखती है। पति की राष्ट्रीयता प्राप्त करने की सुविधा। अनुच्छेद 3 कहता है यदि कोई महिला स्वेच्छा से अपनी पति की राष्ट्रीयता प्राप्त करना चाहती है तो सदस्य देशों को उसे एक विशेष अधिकार प्राप्त प्राकृतिकरण प्रक्रिया देनी होगी, यानी उसके बिना नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया सामान्य विदेशियों की तुलना में सरल और तेज होनी चाहिए। इसका महत्व और भारत में इसकी क्या स्थिति है उसके बारे में भी जान लेते हैं। मानव अधिकार की घोषणा। यह अभिसमय यूडीएचआर के अनुच्छेद 15 प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीयता का अधिकार है को व्यावहारिक रूप देता है। राज्य विहीनता से बचाव। यह महिलाओं को राज्य विहीन होने से बचाता है जो पहले अक्सर विवाह के कारण हो जाती थी। भारत का दृष्टिकोण। भारत ने 15 मई 1957 को इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए थे। भारतीय नागरिकता अधिनियम में भी महिलाओं के लिए स्वतंत्र राष्ट्रीयता के अधिकार सुरक्षित हैं। निष्कर्ष, यह संधि इस सिद्धांत की पुष्टि करती है कि नागरिकता किसी व्यक्ति का अपना अधिकार है, ना कि उसके वैवाहिक स्थिति पर निर्भर कोई वस्तु। यह पितृसत्तात्मक कानूनों को चुनौती देता है जहां महिला को पति के संपत्ति या उसके अधीन माना जाता है। अब ये यहीं समाप्त होता है जो महिलाओं के अभिसमय के अधिकार हैं, और दूसरा अधिकार शुरू होता है समान पारिश्रमिक अभिसमय 1951। समान पारिश्रमिक अभिसमय को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 1951 में अपनाया गया। यह श्रम अधिकारों के क्षेत्र में सबसे पुराने और महत्वपूर्ण अभिसमयों में से एक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य पुरुषों और महिलाओं के बीच वेतन के अंतर को समाप्त करना। यह सिद्धांत देता है कि सामान्य मूल्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। समान मूल्य का काम, इसका मतलब केवल एक जैसा काम ही नहीं बल्कि वह काम भी है जो अलग अलग होते हुए भी कौशल, प्रयास और जिम्मेदारी के मामले में सामान्य मूल्य का हो। कार्यान्वयन क्या है इसका, वो भी जान लेते हैं। सदस्य देशों को कानून बनाकर या सामूहिक समझौते के माध्यम से यह सुनिश्चित करना होता है कि वेतन का निर्धारण लिंग के आधार पर न होकर कार्य के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन पर आधारित हो। पारिश्रमिक अभिसमय और भारत, उसमें मतलब भारत में उसके लिए क्या नियम। भारत ने 1958 में इस ILO कन्वेंशन की पुष्टि की थी। इसके बाद कार्यस्थल पर लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए गए। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 लाया गया। यह मुख्य कानून है जो नियोक्ताओं को समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन के देने के लिए बाध्य करता है। संवैधानिक प्रावधान है इसके क्या हैं वो भी जानते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39D राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन का निर्देश देता है। मजदूर संहिता 2019 कोड ऑफ वेजेस 2019 में लाया गया। हाल के वर्षों में भारत ने पुराने श्रम कानून को मिला दिया। नई संहिता लिंग के आधार पर वेतन और भर्ती में भेदभाव को पूरी तरह से प्रतिबंधित करती है। फिर भी इसके अंतर्गत कुछ चुनौतियां आ रही हैं, वो चुनौतियां जान लेते हैं। भले ही कानून मौजूद है लेकिन ज़मीन पर कुछ चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। वो क्या है? असंगठित क्षेत्र, खेती या निर्माण जैसे क्षेत्रों में महिलाओं को आज भी अक्सर पुरुषों से कम मजदूरी मिलती है। डिजिटल डिवाइड, शिक्षा में अब इंटरनेट और तकनीकी तक पहुंच की असमानता एक नया भेदभाव बनकर उभरी है।
सामाजिक सोच। ग्रामीण इलाकों में आज भी लड़कियों की शिक्षा पर लड़कों की तुलना में कम निवेश किया जाता है। अमानवीय कार्यों, विशेष रूप से यातना और क्रूर व्यवहार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण अभिसमय और उन्हें लागू करने के लिए एक व्यवस्थित किया गया है। शिक्षा में भेदभाव के खिलाफ अभिसमय है 1960 में लाया गया था। इसके बारे में हम जानते हैं। शिक्षा में भेदभाव के खिलाफ अभिसमय को 1960 में यूनेस्को द्वारा अपनाया गया। यह शिक्षा के क्षेत्र में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा के अवसर की समानता को बढ़ावा देना और किसी भी प्रकार के भेदभाव जैसे जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म या आर्थिक स्थिति को समाप्त करना। प्रमुख प्रावधान इसके लिए क्या हैं? किसी भी व्यक्ति या समूह को शिक्षा के किसी भी स्तर पर या प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। शिक्षा की गुणवत्ता में अंतर नहीं रखा जा सकता, जैसे लड़कियों के लिए लड़कों की तुलना में निम्न स्तर का स्कूल। धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को अपने स्वयं के शिक्षण संस्थान चलाने का अधिकार, बशर्ते वे सरकारी मानकों को पूरा करें। महत्व इसका क्या है? यह अभिसमय शिक्षा को एक विशेषाधिकार के बजाय एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करता है। शिक्षा में भेदभाव के खिलाफ अभिसमय और भारत, उसमें क्या नए कानून बनाए गए भारत में, उनके बारे में जान लेते हैं। भारत ने इस यूनेस्को कन्वेंशन की पुष्टि की है और भारतीय संविधान का ढांचा स्वयं इस अभिसमय के सिद्धांत पर आधारित है। शिक्षा का अधिकार आरटी अधिनियम 2009, यह कानून 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी बच्चे को उसकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति के आधार पर शिक्षा से वंचित न किया जाए। संवैधानिक सुरक्षा अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। अनुच्छेद 21A शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है। अनुच्छेद 39 और 30 अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनकी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार देता है। नई शिक्षा नीति NEP 2020, यह नीति जेंडर इंक्लूजन फंड और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों पर विशेष ध्यान देकर शिक्षा में असमानता को दूर करने पर जोर देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं आपको जल्दी जल्दी ऊपर समझाता हूँ। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। CRPD का अर्थ है कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। यह 21वीं सदी की पहली मानवाधिकार संधि है जिसे 2006 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया था। भारत ने 1 अक्टूबर 2007 को इसकी पुष्टि की थी। CRPD का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दिव्यांग व्यक्ति समाज के सम्मान के साथ रहें और उन्हें भी सभी अधिकार मिलें जो किसी भी अन्य नागरिक को मिलते हैं। CRPD के मुख्य सिद्धांत क्या हैं? CRPD केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह समाज के नज़रियों को बदलने का एक प्रयास है। समानता और गैर भेदभाव, किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव न करना। पूर्ण भागीदारी, दिव्यांगों को समाज के हर क्षेत्र, शिक्षा, नौकरी, राजनीति में शामिल करना। सुलभता, इमारतों, सड़कों, परिवहन और सूचना जैसे इंटरनेट को दिव्यांगों के अनुकूल बनाना। मानवीय गरिमा का सम्मान, दिव्यांगों की स्वतंत्रता और अपनी पसंद चुनने के अधिकार का सम्मान करना। भारत में CRPD के लिए कानून के प्रावधान हैं, वो क्या हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। भारत ने CRPD के प्रति अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को निभाने के लिए अपने पुराने कानूनों में बदलाव किया और एक नए ऐतिहासिक कानून पारित किया, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। यह CRPD के सिद्धांतों को लागू करने वाला भारत का सबसे मुख्य कानून है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। दिव्यांगों की श्रेणियों में वृद्धि, पहले केवल 7 प्रकार के दिव्यांगताओं को मान्यता प्राप्त थी, लेकिन इस अधिनियम के तहत इसे बढ़ाकर 21 श्रेणियों जैसे एसिड अटैक, साइबर, पार्किंसंस रोग, थैलेसीमिया, बौद्धिक अक्षमता आदि कर दिया गया है। आरक्षण, सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों के लिए आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 4% और उच्च शिक्षण संस्थानों में 5% किया गया है। सुलभ भारत अभियान, सार्वजनिक भवनों, परिवहन प्रणालियों और वेबसाइटों को दिव्यांगों के अनुकूल बनाने के लिए समय सीमा तय की गई है। कानूनी अधिकार, दिव्यांगों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशेष न्यायालयों के गठन का प्रावधान है। शिक्षा और स्वास्थ्य, 6 से 18 वर्ष के दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का अधिकार और स्वास्थ्य सुविधाओं में प्राथमिकता। अन्य महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए हैं, वो क्या हैं? UDID कार्ड, दिव्यांगों के लिए एक विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र शुरू किया गया है ताकि उन्हें देश भर में सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके।
सुगम्य पुस्तकालय, दृष्टिबाधित लोगों के लिए डिजिटल रूप से सुलभ सामग्री उपलब्ध कराने की पहल। कौशल विकास, दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम द्वारा कम ब्याज पर ऋण और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। संक्षिप्त तुलना, विशेषता पुराना कानून 1995, नया कानून 2016 CRPD के अनुरूप। दिव्यांगता की श्रेणियां 7 से 21, सरकारी नौकरी आरक्षण 3 से 4 कर दिया गया है। दृष्टिकोण चिकित्सा और दया पर आधारित अधिकारों और गरिमा पर आधारित उल्लंघन पर दंड का कोई प्रावधान नहीं, भारी जुर्माना और कारावास लगाया गया है। पहले कोई भारी जुर्माना नहीं था, अब जुर्माना भी है और कारावास की सजा भी है। एक आगे और जानते हैं, क्योंकि समय बहुत हो रहा है इसलिए मैं ज़्यादा विस्तार से, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे यहीं समाप्त करता हूं, क्योंकि जो मुख्य बिंदु थे वो मेरे द्वारा समझा दिए गए हैं आपको। अगर आप समझना चाहते हैं तो यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि आगे अब मैं अगर बढ़ाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आगे के जो हमारे रह गए होंगे बिंदु उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में सम्मिलित करेंगे। थैंक यू सो मच।